चलिए दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास 12 के बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोग के सामने ना, जिसमें 70 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें 35 को आपको अटेंड करना है और 35 छोड़ देना है ना। आज क्लास 12 का जो 6 फरवरी 2023 को पूछा जाएगा, उसका VVI क्वेश्चन आप लोग के पास लेकर आया हूँ ना। और मैं तो यही कहूँगा, जीतूँगा मैं या खुद से वादा करो, जीतूँगा मैं या खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो, मजबूत इतना अपना इरादा करो। चलिए इन्हीं स्टेटमेंट्स के साथ शुरू करते हैं ना आज के नए वीडियो में क्लास 12 का। पहला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधे के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है। यानी जो है गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। वहाँ पे सूत्र गुणता बता रहा है, गुणसूत्रों की संख्या बुआ। तो हम बताए थे जैसा कि ना आवृतबीजी पौधे में ना, तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होते हैं वो 3n होते हैं। कितना होते हैं बुआ? 3n, यानी कि 3n, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसको ऑब्टेन कर देना है। ऑप्शन नंबर सी। युग्मक की समानता किस प्रकार के होते हैं? हाइपोलाइड यानी कि एक गुणक होते हैं। युग्मक बोल रहा है, युग्मनज नहीं, युग्मनज द्विगुणक होते हैं ना। और युग्मक बोल रहा है हाइपोलाइड, डिपोलाइड, पोलीप्लाइड और नलीप्लाइड, यानी कि एक गुणक, द्विगुणक, बहुगुणक और आगुणक। तो युग्मक हम लोग जानते हैं मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, दो गेमेट होता है। गेमेट का अर्थ हुआ क्या हुआ? युग्मक ना। तो युग्मक जो होता है एक का होता है, एक गुणक, यानी कि दो का जो आंसर होगा आपका ए नंबर हो जाएगा, एक गुणक। कितना गुणक हुआ? एक गुणक। और अगर जो यही आपसे पूछ देगा कि बताइए यानी कि युग्मनज कितने गुणक होते हैं, तो वो द्विगुणक होते हैं, क्योंकि मेल गेमेट और प्लस फीमेल गेमेट दोनों आपस में क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, उसके बाद बनाते हैं, उसको हम लोग युग्मनज कहते हैं, यानी द्विगुणक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं ना। काजू निम्नांकित में से कैसा फल होता है ना। यानी कि काजू जो है निम्नांकित में से कैसा फल होता है। पहला बोल रहा है अर्थात, बैरी और नट, और डी में दे रहा है इनमें से सभी। तो आप लोग जान लीजिए ये नट होता है। क्या होता है? नट। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 2013 में पूछा गया क्वेश्चन ये है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 2013 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कंपार्टमेंटल में 2013 के कंपार्टमेंटल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है, यानी एक ही जनक रहता है, या मेल हो या फिर फीमेल गेमेट हो, इसमें दो अलग अलग गेमेट नहीं रहते हैं ना, तब यह क्या कहलाता है भैया? जब एक ही गेमेट से होता है तो उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, और जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों आपस में मिलकर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वो लैंगिक जनन कहते हैं ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग समझ रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलैंगिक जनन। क्या हुआ? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के लिए कितने गेमेट होते हैं? दो संतति होते हैं, एक मेल गेमेट और दूसरा क्या हुआ? फीमेल गेमेट। बट यहाँ पर बोल रहा है हमसे क्वेश्चन क्या हुआ कि एकल जनक के द्वारा जो होता है वो क्या होता है? अलैंगिक जनन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी अर्थात जो जल में भी रह सकता है और भूतल पे भी रह सकता है, दोनों स्थान पे रह सकता है, उसे उभयलिंगी कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है नहीं है, यानी कि जो है जल में और क्या हुआ? थल में, जल और थल दोनों में नहीं रह सकते हैं। वह कौन सा है? तो देखिए जोंक, जोंक जो है जल में भी रहता है और किस में रहता है? थल पर भी रहता है। केचुआ भी दोनों जगह मिल जाएंगे आपको, केचुआ भी। फीता कृमि ये भी एक होते हैं जो जल में भी रहते हैं और क्या हुआ? थल पे भी रहते हैं। डी नंबर घरेलू, ये जल में नहीं होती हैं ना, ये केवल क्या हुआ? थल पे होते हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, घरेलू मक्खी। चलिए अगले क्वेश्चन में। स्त्री दल चक्र पुष्पों में डैश बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आपको लोग को पता होगा स्त्री दल चक्र किसको कहते हैं? गाइनोशियम को कहते हैं। और गाइनोशियम का फिगर कुछ इस तरह से बनाया जाता है ना, देखिए फिर से फिगर बना कर दिखाते हैं ना। इस तरह से आपका जो है फिगर बनता है किसका बुआ? आपका गाइनोशियम का
जो यहाँ पर ओव्यूल रहता है, इस भाग को हम स्टाइल कहते हैं, इस भाग को स्टिग्मा कहते हैं और इसको कहते हैं ओवरी ना। तो क्वेश्चन मेरा बोल रहा है क्या हुआ, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो भाई ये तो स्त्री दल चक्र में ही है, क्योंकि गाइनोसियम है, गाइनोसियम जो कि हम लोग जानते हैं उसमें दो भाग होते हैं, एंडोसियम और गाइनोसियम। तो यहाँ पर हम लोग का जो फिक्स जवाब हो जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, उपरोक्त सभी। चलिए सभी क्वेश्चन को हम क्लियरली देखेंगे एक एक करके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, यानी कि जो भ्रूणपोष में ना विकास करते हैं उस जीव को, उस बीज को हम क्या कहते हैं ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हुआ, एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक ना। क्लास 12 के जो फर्स्ट यूनिट पढ़ाए होंगे ना, जहाँ पर हम आपको बताए होंगे रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके बाद सेकेंड चैप्टर था क्या हुआ ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, पुष्पों में लैंगिक प्रजनन, वहाँ पर आपको इस सब के बारे में बढ़िया से बताया गया होगा। चलिए एंडोस्पर्मिक कहते हैं, क्या कहते हैं वो, एंडोस्पर्मिक। अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसका विशेषता है, तो भैया ये तो सफा आवृत बीजी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, आवृत बीजी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, किस फल का बीजचोल खाया जाता है ना। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किस फल का बीजचोल खाया जाता है, जायफल, शरीफा, लीची, इनमें से सभी। तो देखिए जायफल का भी जो है बीज चोल खाया जाता है, लीची का भी और शरीफा का भी। तो इनमें से सभी को क्या कहते हैं, खाते हैं हम लोग बीज चोल। चलिए आगे देखते हैं। एनीमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है। देखिए जो पर परागकण आपको बताए थे परागन, उस क्रिया में हम आपको 5 प्रकार के बताएंगे। एक ऑर्निथोफिली बताएंगे, एंटोमोफिली बताएंगे, एनीमोफिली बताएंगे और हाइड्रोफिली और जूफिली। कितना हुआ, जूफिली। ये सभी के बारे में बताए होंगे। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है एनीमोफिली नामक परागन जो होता है वो किसमें होता है, तो ये जो क्वेश्चन एनीमोफिली, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या हुआ, हाइड्रोफिली को कहते हैं जल परागन। एनीमोफिली के मतलब हुआ क्या हुआ, वायु परागन, यानी हवा के द्वारा जो परागन होता है। और डी नंबर में ऑप्शन हमको दे रखा है हवा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, हवा। और निथोफिली मतलब होता है क्या हुआ, आपका हो जाता है पक्षी परागन, यानी चिड़िया के द्वारा हो जाएगा ना। और एंटोमोफिली यानी कि कीट परागन, कीटों के द्वारा। जूफिली यानी जंतुओं के द्वारा। और हाइड्रोफिली यानी कि जल के द्वारा ना। इतना 5 प्रकार के पर परागन का जो हम माध्यम बताए थे ना। तो एनीमोफिली जो हो जाएगा किसके द्वारा हो जाएगा, हवा द्वारा। एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में कुल कितने अंडा उत्पन्न करते हैं, तो 400 अंडाणु। कितने अंडाणु बाबू, 400 अंडाणु। एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में लगभग 400 अंडाणु क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए जो शुक्राणु होता है उसका रचना हम आप लोग को बताए थे, इस तरह से होते हैं ना, इस तरह से ऐसे ऐसे मिले होते हैं और ऐसे ऐसे ना, इस तरह से। और यहाँ वाला भाग क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है। तो इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बुआ, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं। तो जब परिपक्व रहता है, यानी कि शुक्राणु जिस समय अंडाणु से मिलने वाले रहते हैं, उस स्थिति में अर्थात वो अंडाणु को जो भेदक का काम करते हैं, अंडाणु को तोड़ने का काम करते हैं, वो उसका कहते हैं एक क्रोमोसोम। क्या कहते हैं वो, एक क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर्टोली कोशिका पाई जाती है किसमें, यकृत में, वृषण में, अंडाशय में, अग्नाशय में। जो सर्टोली कोशिका पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये हमारा टेस्टिस में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्या हुआ, वृषण में। क्या हुआ, वृषण में। अगला देखते हैं ना, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 14 नंबर बोल रहा है ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल जो है मादा में पाया जाता है, और मादा में भी कहाँ, तो वो अंडाशय में। तो मानव के थायराइड में, मादा के अंडाशय में। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मादा के अंडाशय में पाए जाते हैं। गैमीट का निर्माण कैसे को कहते हैं, क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस और क्या वो मियोसाइट। तो आपका क्वेश्चन जब जिस समय पढ़ाया गया होगा उसमें बताया जा रहा होगा कि गैमेट जब आपस में मिलते हैं यानी युग्मनज बनाते हैं तो उसको कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या हुआ, गैमीटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या अधिक होने पर क्या होता है।
भैया जनसंख्या होने पर सभी हो जाएगा। जनसंख्या अधिक होगा तो प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आयु ज़्यादा हो जाएगी। गलत गलत, ये तो गलत हो गया, बी नंबर गलत हो गया। अब ए नंबर भी देखते हैं, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, ये भी गलत है ना। तो हो जाएगा क्या होगा, प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली क्वेश्चन, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है ना। बढ़ रही मानव के भ्रूण का जो पहला संकेत क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बुआ, 17 का ऑप्शन बी, स्टेथो ना, स्टेथो इसके द्वारा ध्वनि सुनकर है। ओह अच्छा, कैसे हम पता करेंगे, तो स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय का ध्वनि हम सुन लेंगे और उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि बढ़ रहा है। चलिए अगला, यानी कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, आंसर बी नंबर। अगला, एक संकर का जेनेटिक अनुपात क्या होता है, यानी कि हम बताए होंगे क्या वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस ना, उसमें हम बताएंगे दो गो, एक जीनोटाइपिक रेशियो और एक क्या हुआ फिनोटाइपिक रेशियो। तो ये अभी फिलहाल पूछ रहा है क्या हुआ, जीनोटाइपिक रेशियो। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो जो हो जाता है 1:2:1 हो जाता है। क्या होता है वो, 1:2:1 ना, क्योंकि देखिए टॉल ट्री ना सॉरी अगर जो करते हैं इसका, तो जीन प्रारूपीय अनुपात जो होता है 1:2 और लक्षणा प्रारूपीय अनुपात जो हो जाएगा वो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का ए ना। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन में एकदम VVI क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को ध्यान देते जाइएगा। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ही स्थान में ना जी, कितना कौन सा स्थान में, एक ही स्थान में बोल रहा है, सॉरी साइज कम कर लेते हैं ना। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो वह क्या कहलाते हैं ना, यानी उन्हीं जीन अभिव्यक्ति, क्या हुआ जीन अभिव्यक्ति जिसका अधिक रहता है वह क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है। एक नंबर क्वेश्चन है बहुलील ना, बहुजीन और क्या हुआ ऑक्जीन और सप्रभाविता जीन क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर सटीक आंसर हो जाएगा वो कहलाएगा बहुलील। क्या कहलाएगा, बहुलील, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए विद्यार्थी आगे की ओर ध्यान देंगे, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशियो कह रहा है ना बुआ, तो ये हो जाएगा 9:3:3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बुआ, 9:3:3:1 हो जाएगा। अगर जिसको इसका जीनोटाइपिक रेशियो कहता है तो बहुत लंबा जाता है, 12:12:12 ना, 12:12 और 4 फिर 12:12:12 अनुपात, इस तरह से जाता है। 1:2:2 1:2:4:1:2:4:1:2:4:1:2 इस तरह से रेशियो जाता जीनोटाइपिक। लेकिन यहाँ पर फिनोटाइपिक हो जाए अनुलक्षणी तो हो जाएगा क्या हुआ, 20 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, 9:3:3 ना। F2 संतति के बाह्य लक्षणीय अनुपात को अपूर्ण प्रभावता में स्थिति क्या होती है, ये भाई क्या हो जाएगा, फिर से वही बोल दिया है ना F2 में। तो हमारे समझ से जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिर से वही वाला जो हम पहले में चले थे ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, वही हो जाएगा 1:2:1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जानेंगे बुआ। मेंडल के नियम एक अपवाद है किस चीज़ के लिए, मेंडल का नियम जो बनाया गया था, यानी कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्हें अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, इन्हें क्या हुआ 1900 ईस्वी में इन्हें अनुवांशिक का पिता घोषित किया गया। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो एक चर्च के क्या थे, पादरी थे, इन्हें 1900 ईस्वी में क्या किया गया, पिता घोषित किया गया। तो मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है, प्रभाविता लक्षण अपवाद है, युग्मक की शुद्धता, सहलगनता और स्वतंत्र अव्यूहन, यानी इन चारों में से क्या होगा मेंडल के नियम का एक अपवाद। तो देखिए मेंडल का नियम का जो अपवाद होगा बुआ वो आपका हो जाएगा सहलगनता। क्या हुआ, सहलगनता जो है उनके एक अपवाद थे। चलिए डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, डाउन सिंड्रोम, देखिए एक डाउन सिंड्रोम होता है, एक डाउन सिंड्रोम मतलब कि जो है हमारा एक क्रोमोजोम जो होता है वो क्या होता है, जो मूल क्रोमोजोम से होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि मूल क्रोमोजोम मनुष्य में होते हैं कितना बुआ 46, तो एक बढ़ जाएंगे तो इनका जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 47 हो जाएंगे, यानी 23 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ बी, एक क्रोमोजोम बढ़ जाता है, वो किस में बढ़ता है, लिंग निर्धारण में। चलिए अगला बोल रहा है सुकेंद्रिकाओं में tRNA और क्या sRNA
और एशियन आरएनए के अनुलेखन में इनमें से कौन सा अंतर्गत है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर जाकर कमेंट करें ना। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे बाबू। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किस चीज़ का। न्यूक्लिक अम्ल जो है पॉलीमर है किस चीज़ का। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या हुआ ना। अगर जो बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। इसमें कोई देरी नहीं कीजिए, न्यूक्लियोटाइड कर लीजिए। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, अम्ल पॉलीमर होता है। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। ऐच्छिक जो होता है ना उसके अंतर्गत किसी ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण के अंतर्गत पीसीआर का, किसका हुआ, पीसीआर का। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं ना। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या तात्पर्य है। पॉलीमरेज श्रृंखला का जो अभिक्रिया का तात्पर्य होता है डीएनए परिवर्धन का होता है। डीएनए परिवर्धन एक नंबर प्रतिलेखन स्थानांतरण, ए और बी दोनों डीएनए। हाँ चलिए ऑप्शन नंबर डी है, देखिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे बुआ। आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है। आरएनए जो होता है उसके पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है। एडिनिन ना साइटोसिन, थायमिन ना एडिनिन एवं गुआनिन, साइटोसिन एवं यूरासिल और थायमिन एवं क्या हुआ यूरासिल ना। तो आरएनए जो होता है उसमें पाया जाता है बाबू आपका क्या पाया जाता है, साइटोसिन एवं यूरासिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन एकदम इतना समझ लीजिए कि 6 जनवरी के सभी क्वेश्चन आया हुआ है, 6 फरवरी को, सॉरी 6 फरवरी 2023 के फर्स्ट रीडिंग के लिए तैयार रहिए सभी विद्यार्थी ना। वायरल क्वेश्चन। डीएनए तथा आरएनए के फ्यूरिन में कौन सा नाइट्रोजेनेसिस क्षार होते हैं ना। यानी डीएनए तथा और क्या हुआ आरएनए का जो है उसके प्यूरिन में कौन जो है क्या हुआ सर नाइट्रोजेनेसिस क्षार होते हैं। तो देखिए एडेनिन, गवानिन और क्या हुआ साइटोसिन, या इन तीनों में से क्या रहता है। तो जो है डीएनए और आरएनए में दोनों में जो रहता है वो जो है जो कॉमन रहता है वो आपका रहता है एडेनिन भी और गवानिन भी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देंगे। 30 नंबर का। कार्बनिक यानी जैव विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। यानी जैव विकास का जो है पूर्व से ही रासायनिक विकास हुआ था, इसकी जो अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है, यानी किस वैज्ञानिक ने दिए थे उसके बारे में बताना है। चलिए इसका ऑप्शन खोजते हैं कहाँ है, उधर ऊपर की ओर होगा। चलिए क्वेश्चन ना तो देखते हैं बुआ हो जाएगा क्या। 30 नंबर का ऑप्शन कहाँ दिया, हाँ ना एआईओप्रिन, भैया इसी के द्वारा किया गया था, एआईओप्रिन के द्वारा ही किया गया था। अब आगे पीछे क्या है ना हमको उससे मतलब नहीं, एआईओप्रिन मिल गया, यही मेरा आंसर सही है ना। चार्ल्स डार्विन अलग हो गया, आर्हेनियस अलग हो गया, बेलास्टिड अलग हो गया, ये नहीं हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग ना। मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। मनुष्य जो है किस ऑर्डर और किस कुल का सदस्य है, हम लोग देखेंगे तो इनका जवाब हो जाएगा क्या हुआ प्राइमेट्स तथा हेमिनिड, क्या हुआ होमिनिडी के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन। पादपों तथा जंतुओं के बीच कड़ी से कड़ी ना कड़ी किसे माना जाता है। पादपों और जंतुओं के बीच में जो है कड़ी किसे माना जाता है, यानी दोनों को जोड़ने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, पादपों और मनुष्यों को। तो वो करता है आपका क्या हुआ यूग्लिना करता है। 32 का सी हो जाएगा यूग्लिना जो है, क्योंकि ये पादप का लक्षण भी रखते हैं और क्या हुआ मनुष्यों का लक्षण भी रखते हैं, जंतुओं का भी। फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है। फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है हुआ, तो मादा एनफिलीरीज, क्या हुआ मादा एनफिलीरीज ना। चलिए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं अगला ना। इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिवृजक द्वारा उत्पन्न होता है। त्वचा कैंसर, हेजुअर ना इंट्रिक्चर, गलगंड ना। तो 34 का जो आंसर हो जाएंगे छोटे, वो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेजुअर, क्या हुआ हेजुअर। अगले क्वेश्चन। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है ना डिप्थीरिया के लिए, परट्यूसिस के लिए, टाइफाइड के लिए, टेटनस के लिए, यानी कि इस एंटीजन का जो है उपयोग किया जाता है वो किसके लिए नहीं किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। एड्स होता है कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा और क्या हुआ हेलमिंथी के द्वारा, यानी कि किसके द्वारा जो है एड्स नामक बीमारी उत्पन्न होता है। तो हम लोग जानते हैं विषाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बुआ, विषाणुओं के द्वारा। आप लोग ध्यान से मारते जाइए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार के रोग है? लिंग संबंधित रोग है, ऑटोसोम संबंधित रोग है। क्या वो ऑटोसोम में कमी या वृद्धि करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं ना। 38 नंबर के क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, तो रीटो विषाणु निम्नलिखित किस बीमारी का एक रोगजनक है? भैया ये विषाणु आ गया, एड्स का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एड्स का हो जाएगा, क्योंकि फाइलेरिया सिफिलिस जो है जीवाणु से होता है, फाइलेरिया भी जीवाणु से होता है, तो विषाणु से होने वाला रोग एड्स है, तो एड्स में ही हो जाएगा। एंटीबॉडीज है लियोप्रोटीन, स्टेरॉयड, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ना, यानी कि जो है क्या कहता है एंटीबॉडीज किसे माना गया है ना, तो ये जो माना गया है किसे माना गया हुआ? ग्लाइकोप्रोटीन को माना गया। ग्लाइकोप्रोटीन ऑप्शन नंबर सी। एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? शैवाल है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, विषाणु है। यानी कि ये एसिटाबुलेरिया जो है इनमें से क्या है? तो इस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, तो ये क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर शैवाल। क्या हो जाएगा बुआ? शैवाल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर दे रहे हैं। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन है? यानी कि सर्वप्रथम जो है निर्मित परजीवी गाय का नाम क्या हो जाएगा बुआ? तो ये इसका जो नाम हो जाएगा रोजी हो जाएगा। क्या है बुआ? रोजी है। चलिए भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है माइक्रोवेव्स, जैविक खाद, जैविक कीटाणु ना, यानी कि जो है भूमि की उर्वरा शक्ति के परिपोषित करने वाला, यानी कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाला जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो 42 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैविक खाद। क्या हुआ? जैविक खाद। शहद का निर्माण कौन करता है? वो नर मधुमक्खी या ड्रोन कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी या रानू मधुमक्खी? जी इसका जो है कार्यकर्ता मधुमक्खी करता है। कौन करता है बुआ? कार्यकर्ता मधुमक्खी। 43 का ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 था, अभी चलेंगे 44 में। सिल्के धागे में कौन सी प्रोटीन होती है? सिल्के जो धागे होते हैं उसमें कौन सी प्रोटीन पाए जाते हैं बुआ? तो उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है फिब्रोइन। क्या बुआ? फिब्रोइन। निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो रानीखेत। क्या बुआ? रानीखेत जो है बीमारी मुर्गियों में होती है। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीय ऋतुक्रम हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो मृदा में जो है अति करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नीलहरित शैवाल का, बैक्टीरिया का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? ईस्ट का, अमीबा का, TMV का। ये जो किया जाता है वो ईस्ट का किया जाता है। 47 का आपका नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ना। दलहनी पौधों के पिंड में कौन सी जीवाणु पाया जाता है ना? राइजोबियम, स्टेफिलोकोकस, एंजियोटेबैक्टर, लैक्टोबैसिलस। ये तो डी नंबर तो एकदम फिक्स है कि नहीं होगा ना, तो हमारे समझ से 48 का जो हो जाएगा आंसर यह भी हो जाएगा। क्या हुआ? राइजोबियम। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न करता है क्या होता है बुआ? अस्थि मज्जा से हो जाएगा बुआ। किससे होगा? अस्थि मज्जा से। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। एग रोज किससे प्राप्त किया जाता है? एग रोज जो है यह रोज है किससे प्राप्त किया जाता है? मक्का से, साइकस से, समुद्री घास से। तो हम लोग 50 का जो आंसर मारेंगे छोटे वो हो जाएगा क्या बुआ? 50 का आंसर हो जाएगा आपका क्या बुआ? समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। किससे बुआ? समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है वो क्या कहलाती है? वह कहलाती है जेलिट्रोफिस ना जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं बुआ। पूर्ण योगज प्रोटीन ना हिरोडीन के इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है? इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है एंटी क्यूबोयुगुलेट में। क्या हुआ? एंटी ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए पूर्ण योग DNA प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है? यानी कि DNA से प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किया गया जो हार्मोन है वो क्या है हुआ? तो वह इंसुलिन हार्मोन है, जो कि क्या वो मधुमेह नामक बीमारी के रूप में इंजेक्शन के रूप में डाला जाता है। चलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाए उसके नाम। बैसिलस थ्यूरेंजिस द्वारा स्रावित अभिस्य प्रोटीन इनमें से कौन है? ट्यूबुलिन, इंसुलिन, क्राई प्रोटीन, इनमें से सभी। तो 54 का अगर जो हम लोग आंसर देखेंगे छोटे तो हो जाएगा क्या हुआ? सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्राई प्रोटीन। अगले क्राई IAB ना इससे नियंत्रित होता है कर्ण छेदक में, गेहूं के रस्ट में ना, कपास के कीटों में, मक्का की कीटों को। किसको जो है ये नियंत्रित करता है? और तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हुआ? ये हो जाएगा कर्ण छेदक को। TI प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है प्राप्त होता है उसे
कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये जो है आपका 56 का आंसर नंबर हो जाएंगे क्या बुआ? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बुआ। ना 57 नंबर, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान किस विटामिन की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? यानी ट्रांसजेनिक जो होते हैं सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है ग्लूटेनिन, विटामिन ए, और क्या हुआ विटामिन बी ई और विटामिन सी ना। तो हम लोग जो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बुआ? विटामिन ए, विटामिन ए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? संतुलित क्षेत्र में, संक्रमण क्षेत्र में ना, और क्या हुआ नग्न भूमि में, इनमें से कोई नहीं। संतुलित क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? संतुलित क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की देखेंगे, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रिला, ट्रापा, निलंबो और क्या हुआ बबूल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, बबूल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बबूल में। चलिए अगले क्वेश्चन की, टिड्डा क्या है? उत्पादक है, प्राथमिक है ना। तो टिड्डा जो है क्या है बुआ? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। क्या होता है बुआ? प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डा यानी कीड़े फकोड़े जो घास पर, और क्या हुआ पिरामिड बताए होंगे आपको इस तरह से करके ना, जिसमें बताए होंगे सबसे पहले रहता है ग्रास, फिर ग्रास एप्पल को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हॉग। तो जो है वो होता है क्या हुआ? ग्रास को खाने वाला जो कहलाता है प्रथम उपभोक्ता कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बुआ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर भी मार दीजिएगा। 60 का हो जाएगा क्या ऑप्शन बुआ? बी, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक परिस्थिति तंत्र में हरे पौधे हैं उत्पादक, हरे पौधे क्या होते हैं बुआ? उत्पादक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जल धारण क्षमता अधिकतम किस में होती है? कले में, बालू में, सिल्ट में, बालू में। किस में बुआ? बालू में। अगले क्वेश्चन, जैव रिएक्टर अनुकंतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पाद, जीव, माध्यम और इनमें से सभी। जैव रिएक्टर ना बोल रहा है बुआ, तो इसमें जो हो जाएगा आपका उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? उत्पाद। चलिए उत्पाद देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। गैंडा अभयारण्य किस राज्य में है? गैंडा अभयारण्य जो है किस राज्य में है? तो यह जो है पड़ जाता है हमारे क्या हुआ? असम राज्य में पड़ जाता है। 64 का ए हो जाएगा, 64 का ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा बुआ, क्या बोलते हैं ना आगे, यानी ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए 64 का, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं, निम्नांकित में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? अमरबेल स्पीसीज ना बोल रहा है बुआ, तो ये हो जाएगा आपको क्या बुआ? लैंटेना, निपेंथिस, इनमें से सभी। हमारी समझ से लग रहा है ये जो 65 का आंसर हो जाएगा वो आप लोग खुद बना लेते तो बेहतर रहता। ऐसे अगर जो मुझे हम ही बताते हैं तो ये निपेंथिस हो जाएगा। क्या होगा? निपेंथिस हो जाएगा। रेड डाटा बुक में क्या सब सम्मिलित है? विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दुर्लभ हो रहे पौधे की सूची, अपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, सभी आ जाते हैं रेड डाटा में। क्या हुआ? सभी आ जाते हैं। तो 66 का डी हो जाएगा। अगला क्या रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है बुआ? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है बुआ? काजीरंगा गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गेंडा के लिए। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है? ना ग्रीन हाउस गैस है क्लोरोफ्लोरो गैस, ना मीथेन, इन सभी है, इनमें से सभी हो जाएंगे डी भी ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है। 68 का डी हो जाएगा, 68 का डी। अगला, साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? यानी मानव जो है हाईएस्ट कितने ध्वनि सहन कर सकता है? तो इसका जो हो जाएगा क्या वो हो जाएगा बुआ? 20 से 30 डेसिबल सहन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। प्रकाश रासायनिक धुन में निम्नांकित में से नहीं पाया जाता है? पीएन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो 70 का आंसर हो जाएगा बुआ वो आपका PAN होगा, PAN। चलिए विद्यार्थी, बहुत ही अच्छा आज यहीं वीडियो को लास्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे बढ़ाइए। और सब लोग ना जो इस चैनल पे नए हैं उसे वो प्लीज़ क्या करें? सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन, बात फॉर मी।